नमस्कार, नेहा की आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सास हूं नौकरानी नहीं। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं कि हमारे घर एक बच्चा आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। उसने कह दिया है कि 2 महीने बाद आएगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। माँ बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? नई नौकरानी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सासू माँ है ना, वह किसी दिन आ जाएंगी। फिर तुम तो उन्हें दादी बनाने जा रही हो, इतना तो कर ही सकती हो ना। जब तक जरूरी हो वह काम कर लेंगी और फिर उन्हें वापस भेज देंगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, उसने कहा। शाम को जब माया का पति घर आया तो माया मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो? पति ने पूछा। माया ने जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाप को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं। पति ने कहा, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से सासू माँ नाराज तो नहीं होंगी? माया ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं अपने माँ बाप को अच्छे से जानती हूँ, वे खुशी खुशी दौड़े चले आएंगे। रवि ने कहा, सविता जी ने बुलाने का सोचा है? आनंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद उन्होंने हमें याद किया? ठीक है, दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए रवि अपने घर बुला रहा था। बेटे से बात करके सविता जी की खुशी 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गईं। दरअसल 1 साल पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि सासू माँ पूरी तरह से सीधी साधी हैं, तो उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह दिन भर व्यस्त रहती और सारे काम अपनी सासू माँ पर डाल देती। यह देख आनंद जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बहू से कहा, तुम्हारी उम्र हो गई है, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो। लेकिन बहू ने हंगामा खड़ा कर दिया और खूब बुरा भला कहा। सविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही नहीं सका। सविता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सविता जी पिछली यादों में गम में डूबी हुई थीं। इतने में आनंद जी बोले, अरे सविता, तुम अभी तक सोच ही रही हो? जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा, तुम तो जानती हो, रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और इतने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई हैं। सविता ने कहा, ठीक है, मैं नीता को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहां नीता और विशाल अपने बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही एक गर्ल्स हॉस्टल था। उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ वर्षों में सविता जी और नीता के बीच खास दोस्ती हो गई थी। एक दिन नीता रसोई घर से बाहर आई और कहा, अरे सविता जी, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। सविता जी ने खुशी से कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। नीता ने भी खुशी में शामिल होते हुए कहा, हाँ, हमारे बेटे ने पूरी तैयारी करके आने को कहा है। अभी साड़ी पैकिंग करनी है, तुम अपने टिफिन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आना। सविता जी ने कहा, ठीक है। तभी विशाल की आवाज आई, नीता, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम आंटी की मदद करो। नीता ने सविता जी की पैकिंग करने में मदद की और सविता जी के साथ मिलकर बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवाए। रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहुत से लोगों ने मिलकर सविता जी और आनंद जी को आशीर्वाद दिए। सविता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी ले ली। घर, जो कम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बातें तो जैसे मिश्री में घुल गई थीं। वह हर दिन मांझी मांझी करके अपनी सारी जिम्मेदारियां सविता जी को सौंप देती थीं। नियमित समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। मेरी पोती बिल्कुल मेरी जैसी है, आनंद जी ने कहा। इसने तो मुझे जीते जी मिला दिया। आनंद जी ने बच्ची को सविता जी को देते हुए कहा। सभी लोग खुशी से झूम उठे। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू की खूब सेवा की, बच्ची का ख्याल रखा, रसोई घर का काम किया और बहू के लिए अलग से खाना पकाया। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन बहू को कोई तकलीफ न हो,
यह सोचकर भी वह सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द था, फिर भी सविता जी ने सारे काम बड़ी कुशलता से किए। आनंद जी ने भी घर के काम में उनका हाथ बंटाया। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड़ प्यार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्ची ने भी दादा दादी के हाथों की पहचान करना शुरू कर दिया। ये बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दिनों बाद माया की मेड भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए काम पर बुला लिया कि वह दिन भर काम करती है और बच्ची को संभालती है। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, माया को अपनी सास पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का दिल बच्ची में ही अटका हुआ था। इसलिए ममता के तहत वह कभी कभी बच्ची को उठाकर दुलार करती थीं। एक दिन जब बेटा बहू बाहर गए तो बच्ची को आया को दे गए। बच्ची लगातार रो रही थी। आया उसे चुप करने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और उन्होंने आया के हाथ से बच्ची ले ली और उसकी नाक पर उंगली लगाने लगी। बच्ची चुप हो गई और दादी के स्पर्श से मुस्कुरा उठी। जब बेटे बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी जरूरत नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? ससुर जी तो बच्चे को छूने भी नहीं देते। मुझे तुरंत निकाल दिया गया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी सविता जी पर बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी ने अपमान सहते हुए घर वापस जाने का निर्णय किया। बच्चे के मुंह में जाने का भी मन नहीं था, लेकिन उन्हें बेटा बहू का घर भी छोड़ना पड़ा। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगीं। बहुत ऊंचाई से आई थीं, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आ रही है कि उसे अपना बेटा कहूं। अब तो हाल ये हो गया था कि सविता जी हर दिन बैठकर बच्चे को संभालती थीं और बहू अपनी मां के साथ फोन पर रहती थी। सविता जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी आ गई थी, यहां तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता था। आनंद जी अपनी पत्नी की हालत देखकर दुखी थे। उन्होंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आईं तो सविता जी ने आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने हाथों से बने लजीज स्नैक्स उन्हें खिलाए और फिर रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगीं। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। बहू की सहेलियां कह रही थीं, माया, तुम्हारी काम वाली बाई बहुत अच्छी है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी काम वाली ढूंढ दो। यह सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उसने इतना भी नहीं कहा कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सास है। थोड़ी देर बाद सविता जी अपने हाथ धोकर अंदर आईं और सबके साथ बैठ गईं। जब सहेलियां कुछ चौंकी हुईं तो सविता जी ने कहा, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूं। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से माया की ओर देखने लगीं। सविता जी ने कहा, बहू, मान लिया कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी बना देना कहाँ का स्टेटस है? बहू चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने उसकी इस बेइज्जती से उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ और पिताजी के लिए यह हैरानी की बात थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं ले पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? रवि ने कहा। आनंद जी, जो अब तक अपने बच्चों के मुंह में चुप रहे थे, ने कहा, आज तो हमारा धीरज भी जवाब दे गया। तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संझा दे दी गई और तुमने इसे छोटी सी बात मान लिया। माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन करते रहे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम यहाँ एक पल भी रुके तो यह मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करने लगे। यह सोचकर कि बच्ची का मुंह उन्हें देखकर न लगे, इसलिए दूर से ही निकल गए। बहू ने इतने महीने सेवा की, लेकिन बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से निकाल दिया। उनके अपने बेटे ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आनंद जी और सविता जी ट्रेन पकड़कर घर वापस आ गए। रह रहकर एक ही प्रश्न उन्हें परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वे कैसे गुजर करेंगे? कार के अलावा कोई अन्य कमाई का साधन भी नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी। आनंद जी के दिल में ये बातें घर कर गई थीं। घर पहुंचते ही घंटी बजाई। नीता और विशाल बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया।
अरे दादा दादी, आप आ गए। आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? नीता ने दरवाजा खोला और उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन में ले लिया। नीता के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वह मामला समझ गई। नीता ने कहा, अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बनाकर लाऊंगी। सविता जी की आंखों में आंसू थे। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें अपना आशियाना देखकर संतोष हुआ, लेकिन आनंद जी के दिमाग में वही बातें गूंज रही थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। सविता जी ने उन्हें संभालने से पहले ही आनंद जी गिर पड़े। सविता जी की आवाज सुनकर नीता और विशाल आ गए, लेकिन तब तक आनंद जी की मृत्यु हो चुकी थी। सविता जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीता और विशाल ने जैसे तैसे सविता जी को संभाला और बहू को खबर दी। दोनों अंतिम संस्कार की रस्में निभाकर चले गए और अपनी मां का हालचाल भी नहीं पूछा, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर काम में सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सविता जी की हालत भी सामान्य होने लगी। एक दिन नीता और विशाल के बेटे गोलू की तबीयत खराब हो गई और उसे दिन भर अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। सविता जी को खाना बनाने का शौक था, इसलिए नीता की अनुपस्थिति में उन्होंने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सभी ग्रहणकर्ताओं को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गईं। उसी समय सविता जी को पता चला कि उनके किराएदार विशाल और नीता ने अब अपना मकान खरीद लिया है। लेकिन अंकल के निधन के बाद वे आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह जानकर सविता जी भावुक हो गईं। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने नीता के पास जाकर उसे बधाई दी और गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जान ही न पाऊं, सविता जी ने कहा। उन्होंने नीता को आश्वस्त किया कि वह पूरी तरह ठीक हैं और सारी तैयारी करके उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन अब सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई थीं और उनके पास कोई अन्य कमाई का साधन भी नहीं था। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करेंगी? बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद बुढ़ापे में उनका दिल बैठा जा रहा था। अचानक बेल बजी और हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। वे सविता जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए अनुरोध करने लगीं। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, कृपया आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए। ये सुनकर सविता जी कुछ सोच में पड़ गईं। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन विचार करते करते उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। नीता और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था। नीता को फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में मदद मांगी। 2 ही दिनों में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू कर लिया और अपनी मदद के लिए 2 लड़कियों को नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। हॉस्टल की लड़कियों को सविता जी से इतना लगाव हो गया कि वे उनके घर पर भी रहने लगीं। सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ करते हुए उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई और सविता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब उनका काम और भी बढ़ गया। उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। उसने तुरंत रवि को दिखाया और कहा, देखो, तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कितना काम बढ़ेगा। तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से मदद मांग लो। उनका काम इतना अच्छा चल रहा है कि क्यों ना हम भी उनके पास जाकर रहें। वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। ये सब देखकर रवि की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी की बात मानकर रवि ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन वे अपनी बेटी के साथ सविता जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। हर तरफ हलचल थी। मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़े डर से अलग खड़े हो गए। वे अपने ही घर में अपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सविता जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहीं। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू और बेटा सविता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सविता जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, अपनी पोती को प्यार किया और फिर अपने काम में लग गईं। इतने में रवि ने पीछे से आवाज लगाई, माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, ठीक है,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब ये सब लोग ही मेरा परिवार हैं। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी कुछ हक है, बहू माया ने कहा। हक तो तुम लोगों का उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना। रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि और गर्व की मुस्कान थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।